हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के ये 13 मार्च 2019 का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें पूरा मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके और मध्य प्रदेश पर ही आधारित पूरा करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। पहले 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं और बाकी के 5 क्वेश्चन जो हैं वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप में, जिससे कि सभी लोग इसको देखें। और मेरे चैनल को अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन ही है जो कि आपको क्लिक करने के बाद में मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेंगे और आप समय पर उनको देख पाएंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पीडीएफ नोट्स मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप जाके वहां से मध्य प्रदेश के पीडीएफ के लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी पीडीएफ हैं, चाहे मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके हो, सिंगल लाइन फैक्ट हो, मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, मध्य प्रदेश के सभी जिलों का अलग अलग पूरा पीडीएफ का एक बंच है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, जिसमें कि मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बारे में पूरा डिटेल 7 पीडीएफ में मिलेगा आपको। और मध्य प्रदेश की नदियाँ कहाँ कहाँ से उसका अपवाह तंत्र है और कहाँ पर जाकर ये गिरती हैं और किस नदी की ये सहायक नदी हैं, सभी नदियों के बारे में इसमें प्रमुखता से मैंने हर बिंदुवार मैंने इसमें जानकारी डाली है। तो आप इस सभी पीडीएफ को मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 11 मार्च की वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया। जो मध्य प्रदेश का नीमच जिला है उसको अलग जिला कब घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1998 में, माफ़ कीजिएगा 1998 में नीमच को अलग किया गया। और 98 में अन्य ज़िले भी अलग किए गए, उसमें डिंडोरी, नीमच भी है, डिंडोरी, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और उमरिया, ये सभी ज़िले 1998 में मध्य प्रदेश में अलग ज़िले घोषित किए गए थे। तो आपको ये भी पॉइंट पूरा याद रखना है कि 1998 में कौन कौन से ज़िले अलग हुए, डिंडोरी, नीमच, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और उमरिया। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले कब कब बने हैं और किस ज़िले से अलग होकर इसको बनाया गया है। तो उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो विस्तारपूर्वक बताया हुआ है। आप मध्य प्रदेश की जितने भी वीडियो हैं मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें मैंने मध्य प्रदेश को मैक्सिमम कवर कर दिया है। हर सब्जेक्ट और हर विषय के ऊपर मध्य प्रदेश पर आधारित सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के इस प्लेलिस्ट में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चंस की ओर। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वह है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन बना था जेल प्रेरी 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर पश्चिम, डी। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसमें मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। जैसा कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है, वह है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की जो जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु भी कहते हैं इसको, और इसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में भी माना जाता है इसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी वर्षा के समय जो यहाँ पर वर्षा होती है अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 84 इंच से लेकर 85 इंच तक यहाँ पर वर्षा होती है। और अगर अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी बारिश का दौर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर 40 इंच से लेके ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, वो होती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 40 इंच तक। बाकी अन्य क्षेत्रों में जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, तो ये जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर 84 इंच से लेके 85 इंच तक वर्षा होती है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, अपना नीमच हो गया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये यहाँ पर सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 इंच तक ही वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहलाता है।
दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थित है। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे पुराना जंगल कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन पूछा था एनएम टेस्ट 2016 में। मध्य प्रदेश का जो एनएम का टेस्ट हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे पुराना जंगल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। ये भारत का सबसे पुराना जंगल कहलाता है और ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है बोरी वन्यजीव अभयारण्य? ये है होशंगाबाद में। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, और ये नर्मदापुरम संभाग में आता है। और नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? होशंगाबाद स्वयं, ठीक है, और हरदा और बैतूल। तो ये 3 जिले हैं जो कि नर्मदापुरम संभाग में आता है। तो उसमें जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद में है ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना जंगल कहलाता है। और ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य का जो एरिया है वो कितना है? 485 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो और यहाँ पर ये जो वनस्पति हैं और जीव यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य कहलाता, मतलब सबसे पुराना जंगल कहलाता है भारत का। और ये इस अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? वैसे तो ये सबसे पुराना यानी कि 1865 में इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। इसको अभयारण्य का दर्जा मिल गया था जब अंग्रेजों का शासन था। लेकिन उसके बाद में जब केंद्र सरकार ने इसको, स्वतंत्र भारत के बाद में इसको 1978 में इसको वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि सबसे पुराना जंगल है और अंग्रेजों के शासनकाल में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और 1865 में इसको अभयारण्य बनाया था। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में इसको 1978 में अभयारण्य की मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जिले में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस जिले में, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे कि स्त्री पुरुष का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहाँ पे स्त्री और पुरुष का जो लिंगानुपात है, स्त्री और पुरुष का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। इसमें स्त्री का जो लिंगानुपात है वो है 1021 और पुरुष का कितना? 1000, यानी कि 1000 पुरुष के लिंगानुपात के दृष्टि में स्त्री का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। इसलिए बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। और अगर अन्य पॉइंट्स के बारे में देखा जाए तो इसमें जो डिंडोरी का लिंगानुपात कितना है? ये है 1002, ठीक है ना, 1002, 1001, यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं का जो लिंगानुपात है, स्त्रियों का जो लिंगानुपात है वो है 1002। और मंडला का कितना है? मंडला का है 1008। इस तरीके से अपन इन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कुछ ना कुछ ये पॉइंट बन जाते हैं। और इसी तरीके से अगर शहडोल का देखा जाए तो शहडोल का लिंगानुपात है 974। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से ये याद रखना पड़ेगा कि बालाघाट का जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है 1021। उसके बाद में नंबर लगता है मंडला का जिसका कि 1008 है। फिर उसके बाद में लगता है डिंडोरी का कितना? 102। तो क्रमबद्ध तरीके से अगर क्रम पूछा जाता है तो इसमें बालाघाट के बाद में फिर मंडला के बाद में फिर डिंडोरी आता है। ये स्त्री और पुरुष के लिंगानुपात के बारे में ये सही क्रम है। अगला 5वां क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है? और ये क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट 2016 में पूछ लिया गया है और इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है ना, इसका जो नगरीकरण है वो सबसे अधिक है। और अगर इसमें 2000, ये जो नगरीकरण की जो आंकड़ा होता है ये जनगणना के अकॉर्डिंग होता है। तो 2011 का जो जनगणना हुई थी उस समय इसका जो अनुपात निकला था वो भोपाल का वो कितना था? वो था
80.9%। ये नगरीय अनुपात था। इसी तरीके से अगर अन्य जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसमें देखा जाए तो इंदौर का जो आंकड़ा था वो कितना था, वो था 74.1। तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर इसमें जबलपुर का देख लिया जाए तो जबलपुर का जो आंकड़ा था वो है 58.5%। और इसमें अगर ग्वालियर का देखा जाए तो ग्वालियर का कितना है, ग्वालियर का है 62.7%। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो भोपाल का नगरीकरण का सबसे अधिक है इसमें 80.90। उसके बाद में जो सेकंड नंबर में आता है वो आता है इंदौर, जिसका कि 74.1%। उसके बाद में फिर इंदौर के बाद में ग्वालियर का नंबर लगता है। उसके बाद में आखिरी में अगर देखा जाए तो नगरीकरण में 58.5% जबलपुर का आता है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और ये वन रक्षक 2015 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सीमेंट। सीमेंट उद्योग सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, कटनी जिले में। और वो इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूने का जो खदानें हैं यहाँ पर वो सबसे अधिक है। चूने का चूना पत्थर सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में कटनी में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट का उद्योग सबसे अधिक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिरला सीमेंट का उद्योग यहाँ पर सबसे अधिक है यहाँ, ठीक है ना। बिरला सीमेंट उद्योग यहीं पे स्थापित किया गया है और चूने की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण यहाँ पर सीमेंट का उद्योग सबसे अधिक है। और इसके अलावा पीतल उद्योग, ठीक है ना, पीतल का उद्योग भी कटनी में सबसे अधिक है, यानी कि पीतल के बर्तन का उद्योग भी कटनी में ही स्थित है। आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ग्रेनाइट काटने व पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ये क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, दतिया। मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है वो उसमें ग्रेनाइट काटने व पॉलिश करने का उद्योग सबसे मतलब अधिक यहाँ पे होता है। और ग्रेनाइट की जो खदानें हैं वो ग्वालियर में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ग्वालियर में ग्रेनाइट की खदानें हैं, जो ग्रेनाइट पाया जाता है वो ग्वालियर में पाया जाता है। तो ग्वालियर से ये ट्रांसपोर्ट होता है और दतिया में जाके इसको काटा जाता है और पॉलिश किया जाता है। इसके अन्य ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, जैसे जबलपुर में जो रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है, ये जबलपुर में है, ठीक है। और इसी तरीके से देखा जाए तो ग्वालियर में अन्य एक और चीज़ है, वो है दिया सलाई यानी कि माचिस। इसका कारखाना कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से बैतूल में है घड़ी का कारखाना। घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है, वो है बैतूल में। तो सारे पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, फैक्ट सिंगल लाइन फैक्ट्स है, वो मैं इसमें कवर करते जा रहा हूँ। तो ग्वालियर में ग्रेनाइट की खदानें हैं और ग्वालियर से ये दतिया में इसको काटा जाता है और पॉलिश किया जाता है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लीपर सेल बनाने का कारखाना स्थित है? और ये ग्रुप 2 का जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जो रेलवे के स्लीपर कोच होते हैं वो बनाने का कारखाना स्थित है। ये सिंगल लाइन फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको कवर कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। ग्रुप 2 में इसको पूछ लिया गया है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कवर कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, घुमा फिराकर मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको पॉइंट वाइज तरीके से इस तरीके से याद करना है, बार बार दोहराना है, तो आपको ये कंठस्थ बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे और किसी भी क्वेश्चंस में आसानी से आप इसके जवाब सही दे पाएंगे। तो सीहोर में है स्लीपर, जो रेलवे के स्लीपर कोच हैं उसके बनाने का कारखाना। इस तरीके से भोपाल में क्या है, भोपाल में है कोच फैक्ट्री, ठीक है ना। जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, वो है भोपाल में कोच फैक्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और होशंगाबाद में क्या है, होशंगाबाद में है जो करेंसी पेपर मिल है, करेंसी जो पेपर मिल है वो कहाँ पर है, वो है होशंगाबाद में। इसी तरीके से देवास में, अन्य ऑप्शन भी कवर कर रहा हूँ। देवास में क्या, देवास में है नोट बनाने की जो मिल, यानी कि यहाँ पर नोट की छपाई की जाती है, ठीक है ना। कौन कौन से, 500 से जो अधिक, 5 से लेके 5 रुपये से लेके 500 रुपये तक के जो नोट हैं वो देवास में छपते हैं। तो देवास में नोट प्रिंटिंग मिल है यहाँ पर, ठीक है ना। जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस, वो कहाँ पर है, वो देवास में है। और जो नोट के बनाने वाला कागज़ है, नोट जिसमें छपता है, वो कागज़ की बनाने का जो मिल है वो है होशंगाबाद में। 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है?
और ये क्वेश्चन कांस्टेबल 2016 में पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अखबारी कागज़ की मिलें हैं यहाँ पर। अखबारी कागज़ यहाँ पर बनता है और नेपानगर में ये नेपाल लिमिटेड नाम से यहाँ पर ये अखबारी कागज़ बनाने की मिल है। और इस मिल की स्थापना सबसे पहले ये प्राइवेट सेक्टर में थी, ठीक है ना। इसका जो उद्यम इसको जो स्टार्ट किया गया था वो प्राइवेट हाथों ने स्टार्ट किया था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी। उसके बाद में इसका गवर्नमेंट सेक्टर में इसको कन्वर्ट किया गया। तो जब प्राइवेट हुई थी ये 1947 में इसको प्राइवेट सेक्टर्स ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद में 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है ना, एमपी गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेकिंग किया और अपने हाथों में ले लिया इसको, इसका प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद में 1959 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, 1959 में इसको केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपने अधीन करके इसको सार्वजनिक उपक्रम के रूप में इसको स्थापित किया। तो सबसे पहले 1947 में जो नेपानगर की नेपाल लिमिटेड अभी जो बनी हुई है वो प्राइवेट उपक्रम था, ठीक है ना। उसके बाद में इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1949 में अपने अंडरटेकिंग लिया और इसको अपने अधीन लेके इसकी शुरुआत की। फिर 1959 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक सरकारी उपक्रम घोषित किया था। आइए अब इसके अन्य जो पॉइंट है, जैसे कि बॉक्साइट की खान है, ये कहाँ पर है बॉक्साइट की खान है? सबसे पहले तो बॉक्साइट की खान सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर बॉक्साइट कहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है। अगर देखा जाए तो पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में अगर बॉक्साइट मिलता है मध्य प्रदेश में तो वो मिलता है 44%। पूरा बॉक्साइट का जो 100% का 44% मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर मैंगनीज के बारे में देखा जाए तो मैंगनीज मध्य प्रदेश में कितना पाया जाता है? पूरे अगर देश का देखा जाए तो 50% मैंगनीज एमपी में मिलता है, यानी कि मैंगनीज मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रथम स्थान है मैंगनीज का मध्य प्रदेश में पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसी तरीके से बॉक्साइट का भी प्रथम स्थान है। बॉक्साइट, मैंगनीज, लोहा भी मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन लोहे का जो स्थान है वो अलग है। लेकिन तांबा जो है, तांबे का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। अगर तांबे के बारे में देखा जाए, मैं तांबे के बारे में भी आपको इसमें फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ। तांबा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है इसका, ठीक है ना। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है और भारत में नंबर 1 है उत्पादन की दृष्टि में तांबा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। इस वीडियो का ये आखिरी स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो जीता था? और ये क्वेश्चन बना था MPSI 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 2014 में जो मध्य प्रदेश के ये विनर है, मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी। कहाँ के हैं ये? विदिशा से हैं ये। और इन्होंने संयुक्त रूप से जीता है ये, संयुक्त रूप से, यानी कि जो पाकिस्तान की यूसुफजई मलाला हैं, ठीक है ना, उनके साथ में संयुक्त रूप में ये शांति नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था 2014 में। और ये विदिशा से के जन्मे हैं कैलाश सत्यार्थी। और इन्होंने जो भारतीय बाल अधिकार, सामाजिक रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इन्होंने जो बाल अधिकार के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है ना, भारत में, उसमें ये कार्यकर्ता के रूप में सन 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की इन्होंने स्थापना की थी। बचपन बचाओ आंदोलन, इसकी स्थापना की थी। और इसमें इन्होंने बाल श्रम के विरुद्ध में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास काफ़ी किए, ठीक है ना। तो उसी के कारण इनको 2014 में ये नोबेल प्राइज़ दिया, ठीक है ना। और ये संयुक्त रूप में जो पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई, उनके साथ में संयुक्त रूप में ये पुरस्कार दिया गया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ, जिसके 5 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक की आयु की किसानों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 1000 रुपये। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के जो भी किसान हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उनको मासिक पेंशन अभी चालू की जाएगी और वो होगी 1000 रुपये। और ये मध्य प्रदेश के जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, कौन है वो? प्रद्युम्न सिंह, ठीक है ना, प्रद्युम्न सिंह हैं, प्रद्युम्न सिंह।
उन्होंने ये अभी घोषित किया है और ये पेंशन कितनी होगी, 1,000 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने नए पोर्टल का नाम क्या है, जॉब्स इन एमपी का विमोचन किया। मध्य प्रदेश सरकार में अभी हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है जॉब्स इन एमपी। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। जॉब्स इन एमपी का एक विमोचन किया है और ये कब किया, ये किया है 5 मार्च 2019 को। ये मध्य प्रदेश के जो सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम विभाग के जो मंत्री हैं, कौन हैं, वो हैं आरिफ अकील जी। कौन है, आरिफ अकील। इन्होंने अभी हाल ही में ये 5 मार्च को इस पोर्टल का विमोचन किया जिसका नाम है जॉब्स इन एमपी। और इस पोर्टल के थ्रू मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि जॉब सर्च करते हैं वो जॉब्स इससे सर्च कर पाएंगे, ठीक है ना। जॉब्स इन एमपी, इसमें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी जॉब्स हैं सरकारी, वो सारे सरकारी जॉब्स के बारे में, गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी जॉब्स निकलेंगे उसके बारे में जानकारी इस पोर्टल पे मिलेंगी। तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2018 के श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड मध्य प्रदेश के किस तीर्थ स्थल को दिया गया है। जो वर्ष 2018 में इसकी सर्वे किया गया था उसमें जो टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल कौन सा था और उसमें जो अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश के वो किसको मिला है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री दादाजी धूनीवाला दरबार खंडवा में है ये दादाजी धूनीवाला। और वहाँ पे हर वर्ष मेला भी लगता है दादाजी धूनीवाला, ये खंडवा में ही लगता है। तो इसको वर्ष 2018 का ये जो टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल अवार्ड है वो इनको दिया गया है। और ये 1 मार्च 2019 को पर्यटन मंत्री ने दिया। पर्यटन मंत्री कौन है अभी, वह हैं सुरेंद्र बघेल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम्स में। अभी करंट कैबिनेट जो मध्य प्रदेश में गठित हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे जितने भी कैबिनेट्स हैं मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिपीट कराता रहता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। तो पर्यटन मंत्री कौन है, सुरेंद्र बघेल जी हैं। उन्होंने 1 मार्च को ये पुरस्कार दिया गया है जो कि खंडवा का दादाजी धूनीवाला दरबार है उसको दिया गया। यहाँ पे पर्यटन सबसे अधिक रहा और ये इसका इसी नाम से मेला भी लगता है खंडवा में, दादाजी धूनीवाला मेला। और वहीं पे ये जो पर्यटन मंत्री हैं इन्होंने ये पुरस्कार इसको दिया 1 मार्च को। चौथा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, श्री सिंगाजी ताप विद्युत योजना द्वितीय चरण को 2 इकाई का लोकार्पण कब किया गया। जो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना का जो द्वितीय चरण है इसकी 2 इकाइयों का अभी लोकार्पण किया गया है, वो कब किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 मार्च 2019 को इसका लोकार्पण किया। और ये लोकार्पण किया मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, ठीक है ना, उन्होंने इसका लोकार्पण किया और ये 3 मार्च को किया। और ये कहाँ पर है सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, ये है खंडवा में, खंडवा जिले में है ये सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। और इसका ये द्वितीय चरण था जिसमें कि 2 इकाइयाँ बन के तैयार हुई थी, इसका लोकार्पण किया। और इससे पहले यहाँ पर जो विद्युत बनाने की क्षमता थी वो कितनी थी, 2520 मेगावाट बिजली इससे पहले बनती थी। लेकिन अब ये 2 इकाइयाँ और बढ़ गई हैं। तो ये इकाइयों से जब विद्युत उत्पादन होगा तो उसके बाद में इसकी क्षमता बढ़ के 5400 मेगावाट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले मध्य प्रदेश में सिंगाजी विद्युत ताप परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होता था वो 2520 मेगावाट होता था, लेकिन अब इन दोनों इकाइयों के साथ में मिलाकर 5400 मेगावाट हो जाएगा ये। 5वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का इस वीडियो का, और इसमें मैंने पूछा है इनोवेशन इन गुड्स गवर्नेंस के लिए 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड कब मिला, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को शिवराज सिंह चौहान जी को ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड उनको सुशासन की दिशा में उनकी जो सरकार थी उस समय, जो उनके सरकार के रहते समय जो प्रयास किए गए थे उस प्रयास के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये अवार्ड दिया गया। और इस अवार्ड का नाम क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। इस अवार्ड का नाम याद रखना पड़ेगा। और ये इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया गया किसने, उपराष्ट्रपति जी। कौन है इस समय उपराष्ट्रपति जी, वेंकैया नायडू जी।
वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने ये पुरस्कार दिया 28 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को। और इनको ये सुशासन के लिए और मध्य प्रदेश में जो लोक सेवा गारंटी देने वाला ये मध्य प्रदेश, उस समय जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार थी, तो ये देश का पहला राज्य बना था, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने जो लोक सेवा गारंटी का कार्यक्रम चला था, उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त किया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। इन्होंने कब की थी सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत? 2014 में इन्होंने शुरुआत की थी, और जिसमें कि जन शिकायत निवारण केंद्र खोला गया था। जन शिकायत निवारण केंद्र खोला गया था। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो भी जनता थी वो यहाँ पे अपनी जितनी भी शिकायतें थी वो यहाँ पे वो शिकायत कर सकती थी, उसका निवारण इससे किया जाता था। और वो अभी भी चल रही है, जो कि सीएम हेल्पलाइन नंबर से जो कि 181 डायल करने से आपकी जो भी शिकायतें वो ले ली जाती हैं, और उसकी पूरी की पूरी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और 5 चरण होते हैं, और पाँचों चरण में इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश की बहुत ही अच्छी हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन, जहाँ पे कि मध्य प्रदेश के जितने भी रहवासी हैं वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। किसी भी स्तर में, किसी भी लेवल की यहाँ पे कंप्लेन ली जाती है, चाहे वो नगर निगम की लेवल की हो, या फिर अपने किसी एजुकेशन से आधारित हो, या फिर स्कूल शिक्षा पर आधारित हो। जो भी इसमें लिस्ट है, उस लिस्ट में आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2014 में इसको स्टार्ट किया था। तो ये सभी जो उपलब्धियां उन्होंने की, उसके कारण इनको इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस 2019 में इनको अवार्ड दिया गया। अब आखिरी में कुछ क्वेश्चंस आपको बताना है, मध्य प्रदेश में प्रथम सैनिक स्कूल किस जिले में और कब स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था और कब किया था, किस दिनांक में, यानी कौन से सन में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ये था मेरा पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो कमेंट्स करके मेरे को बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें। और जितने भी मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ उसमें आपके रिव्यू मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप रिव्यू करके कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ, तो उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, आपकी जीके में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरे को आप ज़रूर बताएँ। और मेरी इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है, और मेरे चैनल को आप लगातार दे रहे हैं तो इसको शेयर कर लें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को अगर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दें अभी से, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज़ जो मैं बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएंगे, और आप मेरी वीडियोज़ को अंत तक देख पाएंगे। तो इसी के साथ अपना वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।